एंड विराट कोहली सर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं। थोड़ा और सोचते हैं कि कहीं अगर वर्ल्ड को दूसरी बार खत्म होना होगा तो वो आइस को चूज करेंगे। डिसीजन लेते हैं तो रिजिडनेस में लेते हैं, ये सोचे बिना कि सामने वाला कितना हर्ट होगा, मतलब किसी के हैप्पीनेस और इन सब की परवाह ना किए हुए हम अपनी खुशी को देखते हैं। इनफैक्ट मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी रख रहा हूँ। मैं हेट्रेड तो रख रहा हूँ लेकिन लोगों से नहीं, बुरी आदतों से, बुरे लोगों से, बुरे संगत से। जब मैं ऐसे आइडियाज को अपने अंदर रखूंगा तो ऑब्वियस सा बात है मैं खुद को सुधार रहा हूँ, मैं सोसाइटी को सुधार रहा हूँ। जो एग्जाम्स आने वाले हैं 2027 में वो इतना ईजी नहीं होने वाले। इंडेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी की दे दी और उससे पूछ लिए, इसलिए हम लोग सारे एस्पेक्ट्स। हेलो क्लास 10th फाइटर्स, वेलकम टू द बैच। सो आज के लेक्चर में हम लोग फायर एंड आइस पढ़ने वाले हैं। पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने डस्ट ऑफ स्नो को पूरी तरह ख़त्म किया। उसके जो भी क्वेश्चन थे, उसके जो भी एक्सप्लेनेशन थे, सिंबलिज्म थे, उसके जो भी लिटरेरी डिवाइसेस थे, सभी चीज़ हम लोगों ने ख़त्म किया। उसी तरह आज भी हम लोग फायर एंड आइस का हर एक चीज़ ख़त्म करने वाले हैं बहुत ही बारीकी से। सो बिना किसी बात का स्टार्ट करते हैं फायर एंड आइस को। इसे भी लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। फायर एंड आइस को किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। याद रखना, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों का पैटर्न है, हम लोग पहले सिंबलिज्म, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन करते हैं। उसी तरह अभी हम लोग सिंबलिज्म पढ़ेंगे कि किसकी क्या क्या मीनिंग्स है इस पोएम में, ठीक है। पहला है हमारा फायर। फायर का मीनिंग जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलता है? सिंबल ऑफ डिजायर एंड पैशन। फायर क्या है? एक सिंबल है किसका? डिजायर का, इच्छाएं का, और पैशन जो हमारा लगन रहता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इसमें आगे बढ़ने की आग है, बहुत ही चाह है। दैट इज नोन एज पैशन एंड डिजायर इज चाह। तो अब क्या होता है कि फायर दो तरीके से होता है, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा फायर होता है कि आप किसी चीज को अच्छाई के लिए आप चेज कर रहे हो, और एक होता है बुरा तरीके से जो आपको बुरा प्रभाव देता है लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा विराट कोहली का एग्जांपल ले लेते हैं। विराट कोहली, इनके अंदर डिजायर है इंडिया के लिए बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना, और इसके लिए वो बहुत ही दिन रात मेहनत करते हैं। मतलब उनके अंदर भी एक आग है, मेहनत का आग है। लेकिन लेट्स से कि कोई क्रिएटर है जो इनके फेक वीडियोस डालता है विराट कोहली का, और उससे उसको सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं। मतलब वो मेहनत नहीं करना चाहता है लेकिन उसके अंदर इच्छा जरूर है आगे बढ़ने का, जिससे वो सब्सक्राइबर गेन कर रहा है, लेकिन बेचारा गलत तरीका का आग अपने अंदर डेवलप कर चुका है। इस तरह के से दो आग होते हैं, मतलब आग मतलब डिजायर्स, ठीक है। इस पोएम में क्या है? इन द पोएम फायर सिंबलाइजेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, जैसे कि हमारा डिजायर हो गया, ग्रीड, लालच। अब लालच तो एक अच्छा इमोशन नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स अ काइंड ऑफ फायर दैट इग्नाइट्स अ पर्सन to follow a wrong path. And lust is also a bad thing, okay? Just as fire burns and spread quickly, उस जैसे आग को फैलने के लिए छोटा सा एक चिंगारी काफी होता है, उससे आग पूरी एरिया में फैल जाता है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड ह्यूमन डिजायर्स, वह उसी तरीके से हमारा अनकंट्रोल ह्यूमन डिजायर्स होता है जो कि धीरे धीरे फैलता है। एंड ये फैलने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस छोटा सा चिंगारी काफ़ी है। उसी से हमारा जो ह्यूमन डिजायर्स है जो कि अनकंट्रोल्ड है वो फैलने लगता है। जैसे कि अगर मैं किसी को 10 रुपये दूँ तो उसको फिर 100 रुपये की चाह, फिर लाख, फिर करोड़ एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस। ये बढ़ते रहता है धीरे धीरे वक्त के साथ, जो कि हमारे रिलेशनशिप्स, फैमिली प्रॉब्लम्स खड़े कर देता है, हमारे शांति को भंग कर देता है, इवन सोसाइटी में हमारा एक बैड इमेज डाल देता है। ये हमारा जो गलत इम्प्रेशन जा रहा है वो गलत फायर की वजह से हो रहा है। हम लोगों ने एक गलत आइडिया अपने अंदर सेट कर रखा है, इसी वजह से। फायर रिप्रेजेंट्स ऑल द इमोशंस दैट मेक पीपल एक्ट इम्पल्सिवली एंड सेल्फिशली लीडिंग टू हार्म एंड चायोस। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ के लिए बैड आइडिया अपने अंदर इनोवेट कर देते हैं तो वो एक क्या करता है, वो एक जहर की तरह काम करता है जो धीरे 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 करके इंसान को ख़त्म कर देता है। वो इंसान को इम्पल्सिव बना देता है, सोचने की शक्ति उसको ख़त्म कर देता है। उसी तरीके से जैसे ग्रीड होता है,
ये हमारे को अच्छाई और बुराई के बीच का फ़र्क ख़त्म कर देता है। दैट्स व्हेन वी इनहिबिट द बैड आइडिया इन आवर हार्ट। ओके, सो ये एक ओवरऑल एक ये ह्यूमन सोसाइटी और सेल्फ वेलफेयर के लिए भी ये बहुत ही खतरनाक है। क्या? फायर। हमें इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के साथ चलना। हम जब एक एक चीज़ को बारीकी से समझ के चलते हैं तो हम इन गंदे आइडियाज से बच के रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा आइस। तो आइस क्या सिंबलाइज करता है? इट सिंबलाइज हेट्रेड एंड इनडिफरेंस। मतलब जैसे हमारा फायर क्या सिंबलाइज कर रहा था? डिजायर को, डिजायर्स, जो भी हमारा डिजायर्स है, इच्छाएं हैं मन में कि हमें ये पाना है, वो पाना है, सब चीज़ वो हमारा फायर बताता है। और वही चीज़ हमें क्या करता है? इंसान के अंदर एक आग बनाए रखता है मेहनत करने का। और मैंने बताया था कि ये दो तरीक़ों से हो सकता है। एक, इसके लिए एक गलत आइडिया सेट करके एक गलत राह पे भी चला जा सकता है, और एक सही आइडिया चूज करके एक सही राह पे भी चला जा सकता है। वो फायर था। आइस क्या है? एक हेटरेड का फॉर्म है। एंड इनडिफरेंस, जो कि इसका मतलब होता है, इनडिफरेंस का मतलब इनह्यूमन, मतलब जो कि इमोशनलेस है। ठीक है, अब मैं इसका भी दो मीनिंग बताता हूँ कि आइस भी आपको दो दो चीज़ों पे ले जा सकता है। एक है द पाथ ऑफ हैप्पीनेस, दूसरा द पाथ ऑफ सैडनेस। हैप्पीनेस का मैं पहले डिस्कस करता हूँ। आइस ये कब क्या बताता है? हेट्रेड, मतलब ईर्षा किसी के लिए। अब तुम ही सोचो, मैं लेजीनेस से, गंदे आदतों से, जो भी हमारे बुरे चीज़ हैं, जो भी नशीले चीज़ है, उन सभी से अगर मैं हेट करता हूँ तो क्या ऐसा नहीं होगा कि मैं एक डेवलपमेंट का पाथ चुन रहा हूँ? बिल्कुल होगा। और अगर मैं लोगों को हेट करने लगा, उनकी अच्छी आदतों को हेट करने लगा, उनकी बातों को हिट करने लगा, तो तुम्हें नहीं लगता कि एक डिस्ट्रक्शन का पाथ होगा? बिल्कुल होगा। उसी तरह जैसे फायर डिस्ट्रक्शन का एक पाथ था, आइस भी एक डिस्ट्रक्शन का पाथ है। कैसे? आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड, क्रूएलिटी एंड कोल्डनेस ऑफ हीट। वैसे तुम नहीं सुनते हो कि ये तो बहुत ही कोल्ड है। कोल्ड मतलब इमोशनलेस। वो कैसे भी आप उसके साथ अच्छा बिहेव करो, बुरा बिहेव करो, ही डजंट केयर्स। दैट इज नोन एज इमोशनलेस। वाइल फायर डिस्ट्रॉयज थ्रू इंटेंसिटी। जैसे फायर हमारा इंटेंसिटी से डिस्ट्रॉय करता था। इंटेंसिटी इन द सेंस, जैसे आप कितने मतलब तीव्र हो, मतलब आप जैसे किसी डिजायर को लेके कुछ नहीं होता, इतना एकदम पैशनेट, दैट नोन एज इंटेंसिटी हियर। सो क्या बोल रहा है? जैसे फायर डिस्ट्रॉय करता था इंटेंसिटी के साथ, आइस कैसे डिस्ट्रॉय करता है? एब्सेंस ऑफ वार्मथ के साथ। मतलब एक तरह से क्या कर देता है? ये इंसान को लेजी कर देता है, उसके अंदर से पैशन छीन लेता है ये कोल्डनेस। फिर क्या बोला? एम्पैथी। व्हेन पीपल बिकम इमोशनली कोल्ड और इनडिफरेंट, इनह्यूमन भी बोल सकते हैं, इमोशनलेस भी बोल सकते हैं, इट फ्रीजेस लव। मतलब जब कोई आदमी कोल्ड हो जाता है, इमोशनलेस हो जाता है, तो उसके दिल में कहीं से भी प्यार के लिए कोई जगह नहीं होता है। कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग अल्टीमेटली लीडिंग टू द सेम एंड एज फायर डिस्ट्रक्शन। सो ये यही बोल रहा है कि जैसे फायर जो हमारा डिस्ट्रक्शन कॉज करता था अपने उन कारणों के कारण, आइस भी कुछ इसी तरह डिस्ट्रक्शन कॉज करता है हमारा इनडिफरेंस के कारण। नो स्पेस फॉर लव, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन रिलेशनशिप्स। ये भी हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटी के लिए एक हार्म है। ओके, तो मैंने बताया आइस का भी दो पार्ट। अब थर्ड सिंबल पे चलते हैं। यार मुझे पता नहीं आप लोगों को पोएम कैसे लगते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली पोएम्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी सीधा सीधा मीनिंग्स नहीं रहता। आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, इनकी गहराइयों को जानना होगा, तभी जाके आपको इसका रियल मीनिंग समझ में आएगा। क्योंकि हमारे जो पोएट है वो खुद तो आएंगे नहीं आपको ये पोएम समझाने, और ना ही उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाया है जिससे आपको ये पोएम समझ में आए। आप लोग देखे होंगे कोई भी शायर का मतलब ये
कंसर्ट रहता है तो उसमें वो लोग कोई भी शायरी का डिफाइन नहीं करते कि इसका ये मीनिंग होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पूरी जनता जो है वो समझ जाएगी, और नहीं समझी तो समझने की कोशिश ज़रूर करेगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पोएम। ओके, सो यहाँ पे वर्ल्ड का मतलब ये नहीं होता है दुनिया, जियोग्राफिकल मीनिंग समझने नहीं जाएंगे हम लोग एक पोएटिक माइंडसेट से पढ़ेंगे हर एक चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड क्या बताता है, सिंबल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन एक समाज को बता रहा है जिसमें ह्यूमंस ह्यूमंस के कारण वर्ल्ड को नाम दे दिया गया है ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। द वर्ल्ड इन द पोएम स्टैंड्स फॉर ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी एज अ होल, एंड सोसाइटी एज अ होल। ओके, क्या होता है, जैसे आप देखोगे वर्ल्ड में हमारे फ्लोराज एंड फौना बोथ है, लेकिन इस पोयम के कॉन्ट्रास्ट में पूरा फोकस ह्यूमन लाइफ के ऊपर किया गया है। क्यों? क्योंकि आप देखो जो हमारे एनिमल्स हैं वो नेचर के साइकिल को एक बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं अपना एक नेचर साइकिल में, लेकिन ह्यूमंस हम कहीं ना कहीं हेटरेट को लेके, अपने डिजायर्स को लेके, पैशन को लेके नेचर को भी एक्सप्लॉइट करते हैं और ह्यूमन लाइफ्स को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ह्यूमन लाइफ में क्या बोला गया, फर्स्ट का आइडिया क्या है कि ये वर्ल्ड का एंडिंग रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी। जब इस वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगा तो ये ऑब्वियस सा बात है ह्यूमंस भी खत्म हो जाएंगे। इस इमोशनलेस सोसाइटी में ह्यूमंस के लिए कोई जगह नहीं रहेगा, ठीक है। When people allow desire or hatred to dominate, it leads to moral collapse and societal ruin. जब लोग अपने ऊपर अपने इच्छाओं को, अपने हेट्रेड को डोमिनेट करने देंगे, तब हमारा जो मोरल वैल्यूज है वो खत्म हो जाएगा और सोसाइटी का सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है। बेसिक आइडिया यही है कि हम ह्यूमंस हमारे ह्यूमैनिटी की वजह से जाने जाते हैं, एंड हमारा भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है इस नेचर को लेके, इस वर्ल्ड को लेके। तो हम अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं सिर्फ इतना करके हम लोग डिज़ायर रखें, लेकिन एक सही आइडिया के ऊपर, एक सही पाथ के ऊपर हम लोग हेट करें, लेकिन गलत चीज़ों को हेट करें। हम जब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी आर बीइंग अ गुड ह्यूमंस। सो फोर्थ सिंबल है हमारा ड्यूअलिटी, जो कि कॉम्बो है हमारा फायर का एंड आइस का एक साथ, ठीक है। बाय प्लेसिंग फायर एंड आइस साइड बाय साइड, फ्रॉस्ट सिंबॉलिकली पोर्ट्रेज द टू एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमन नेचर। जो फ्रॉस्ट है वो फायर एंड आइस को एक साथ यह बताना चाहते हैं कि ये दोनों ही एक्सट्रीम्स है ह्यूमन नेचर का, कि अगर हम ज़्यादा डिजायर्स भी रखने लगे तब भी हमारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, और अगर हम लोग इमोशनलेस हो गए तब भी हमारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। बोथ आर अपोजिट इन फॉर्म बट इक्वल इन पावर। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन दोनों के पास पावर है द वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का। So how this duality, the poet emphasizes that destruction can come from both burning emotion and frozen hearts. वही सेम वर्ड्स की डिस्ट्रक्शन जो है वो इमोशन बर्न करने से, जैसे डिजायर्स में होता है, एंड फ्रोजन हार्ट्स जो इमोशनलेस इन ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है। उन दोनों कारणों के कारण हमारा ह्यूमन डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अब मैं एग्जांपल देना चाहूँगा इंडियन क्रिकेट टीम से, जो कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, हमारे MS धोनी सर एंड विराट कोहली सर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं। MS धोनी सर बहुत ही कूल एंड काम है, विराट कोहली सर बहुत ही पैशनेट एंड डिजायरफुल है, जो अपने रन्स के लिए, हंड्रेड्स के लिए बहुत ही मतलब आग है इनके अंदर कि मुझे 100 बनाना ही है। अब मैं क्या करूं, अगर MS धोनी सर बिल्कुल ही इमोशनलेस हो गया, ना इनके दिल में फैंस के लिए प्यार है, ना ही इनके लिए गेम के लिए रिस्पेक्ट है, ना ही कुछ और, तो क्या होगा, MS धोनी सर का भी करियर खत्म हो सकता है। मैंने ये सिर्फ एग्जांपल दिया है, मैं कोई भी हेट नहीं फैला रहा हूँ, बस एक एग्जांपल है। लेकिन
यहाँ पे महत्व किस चीज़ का दिया जा रहा है? बैलेंस का। एम एस धोनी सर ने बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के रखा है अपने रिस्पेक्ट, गेम और पैशन एंड दिस कूलनेस के पीछे। विराट कोहली सर ने भी बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के रखा है डिजायर्स के ऊपर, पैशन के ऊपर और अपने फैंस के प्यार के ऊपर और गेम के प्यार के ऊपर। सो अल्टीमेटली फर्स्ट शायद हमें यही बताना चाहते हो कि लाइफ में बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर लव रिलेशनशिप देन यू हैव टू आल्सो प्रायोरिटाइज योर वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स। वी कैनॉट लाई ऑन द वन थिंग, ओके। यही शायद फ्रॉस्ट जानना चाहते हो। अब फायर एंड आइस के समरी के ऊपर देख लेते हैं, जो कि पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू होने वाला है, किस चैप्टर में क्या है, क्या क्या हुआ, सब कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस द टू वेज इन विच द वर्ल्ड में एंड। इस पोएम में पोएट बस यही बताने का कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड दो तरीकों से खत्म हो सकता है। जब वो कुछ लोगों को पूछते हैं तो उन्हें क्या जवाब मिलता है? सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर व्हाइल अदर्स से दैट इट विल एंड बाय आइस। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग लोग के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। उनके प्रकार से उन्हें क्या लगता है, कुछ लोगों की, कि हमारा जो अर्थ है वो फायर की वजह से खत्म होगा। वहीं दूसरे ग्रुप ऑफ पीपुल्स को लगता है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो आइस की वजह से खत्म होगा। यहाँ पे फायर मतलब जो जियोग्राफिकल मीनिंग, वो रियल वाला फायर नहीं, डिजायर्स। आइस मतलब इन डिफरेंस, जो कि इन ह्यूमन एक्टिविटीज, ओके। द पोएट सेज दैट ही इज अवेयर ऑफ द फायरी डिजायर्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। सच बोलूं तो आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ द फायरी डिजायर्स। होता क्या है कि जब हम लोग स्टार्टिंग फेज में रहते हैं लाइफ की, तो सभी के अंदर एक डिजायर होता है कि हम जैसे हमारा ड्रीम्स उसी हिसाब से बदलते रहता है। जैसे कभी हम लोग को लगता है कि हम लोग पुलिस बहुत अच्छा बन पाएंगे, कभी को लगता है कि आर्मी बहुत अच्छा बन पाएंगे। ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजायर्स होते हैं। सो हम लोग जो सबसे पहला इमोशन फेस करते हैं वो यही होता है, फायरी डिजायर्स। बाद में हमें ये इन ह्यूमन एक्टिविटीज, इन डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है। सो ही विल फेवर दोज हु से दैट फायर विल एंड द वर्ल्ड। सो पोएट भी हमारे उसी तरफ है जिस तरफ लोग कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो हमारा फायर की वजह से खत्म होने वाला है। देन द पोएट रीथिंक्स एंड अगेन एंड इमेजिन्स इफ द वर्ल्ड हैज टू डाई ट्वाइस। फिर वो इमेजिन करते हैं, रुकते हैं थोड़ा और सोचते हैं कि कहीं अगर वर्ल्ड को दूसरी बार खत्म होना हुआ तो वो आइस को चूज करेंगे, क्योंकि आइस में भी उतना ही दम है, उतना ही क्षमता है जितना फायर के पास है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का। पोएट कंपेयर करते हैं फायर एंड आइस को विद द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? अपने इन बुरी आदतों के वजह से ही अपना डिस्ट्रक्शन का रीजन खुद बनते हैं। वो ग्रीड को चुनते हैं, वो जो डिजायर होते हैं, गलत डिजायर्स वो चुनते हैं, वो हेट्रेड चुनते हैं पीपुल्स का, ना कि गलत आदतों का। अगर वो गलत आदतों से हिट करेंगे तो वो डेवलपमेंट के पास भी चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट। जैसा कि मैंने बताया, ये सिंबलिज्म में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फायर क्या रिप्रेजेंट करता है, डिजायर्स को, ग्रीड को एंड लस्ट को। देयर इज नो एंड टू सच इमोशन, मतलब इन इमोशंस का कोई अंत नहीं है। द मोर ह्यूमंस ट्राई टू फुलफिल देम द मोर रैपिडली दिस इमोशंस स्प्रेड। सिमिलर टू फायर, जैसे कि एक चिंगारी से कुछ फायर लगा और वो धीरे धीरे करके फैलते जाता है, मतलब उसे रोकना थोड़ा सा नामुमकिन पड़ता है। उसी तरीके से जो ह्यूमन इमोशंस है वो धीरे धीरे करके आगे फैलते रहेंगे और सोसाइटी का, खुद का, सबका डिस्ट्रक्शन करते जाएंगे। उसके बाद दिस फीलिंग ऑफन इनगल्फ ह्यूमन लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ को भी खत्म कर देता है। एंड दे गेट ट्रैप्ड इन देम, और वो इस सभी चीजों में घिर जाते हैं पूरी तरीके से। एज अ रिजल्ट पीपल बिकेम इगोइस्टिक, सेल्फिश एंड क्रूएल। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो लोग हैं वो इगोइस्टिक बन चुके हैं, सेल्फिश बन चुके हैं और क्रूएल बन चुके हैं। अब on the other hand, the poet describes ice as the rigid
रफ एंड हेटफुल साइड ऑफ ह्यूमन इमोशंस। दूसरी तरफ क्या है, पोएट बताते हैं आइस को एक रिजिड, रफ और हेटफुल साइड है ह्यूमंस का। मतलब हम लोग जैसे बोलते नहीं है किसी को कि तेरा तो दिल पत्थर का हो गया, मतलब वो बिल्कुल इमोशनलेस हो जाता है, ना ही तो उसे किसी की खुशी का परवाह है, ना ही किसी के दुख का परवाह है, वो बस अपने में रहता है। एंड पीपल बिकम हार्श एंड डू नॉट केयर अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स। जो दूसरे का इमोशंस नहीं समझते, फीलिंग नहीं समझते, ये हो सकता है कि वो समझने के लिए रेडी ही ना हो। दे आर इनडिफरेंट टू अदर्स हैप्पीनेस एंड सॉरो। वो क्या होते हैं, इमोशनलेस होते हैं दूसरे के सॉरोज के लिए, हैप्पीनेस के लिए वो बिल्कुल इमोशनलेस होते हैं। उन्हें सिर्फ खुद की परवाह है। वो बिल्कुल एक हेट्रेड की पिंजरे में बंद होते हैं। Thus, the poet says that since ice and fire both are growing at such rapid speed, the world will end soon. यहाँ पे वर्ल्ड है मतलब ह्यूमैनिटी, और जैसे ही ह्यूमैनिटी हमारा जाएगा, ह्यूमंस भी चले जाएंगे, आइदर बाई फायर और बाई आइस। ये ह्यूमैनिटी या तो फायर से खत्म होगा या तो आइस से, लेकिन खत्म जरूर होगा, क्योंकि पोएट जानते हैं कि ह्यूमन इमोशंस रूल ओवर देम। जो भी ह्यूमन हमारे इमोशंस होते हैं वो हम ही के ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब अनकंट्रोलेबल फीलिंग होता है ये। If humans do not control their emotion, they will ruin their life and bring them to the verge of chaos. Chaos का मतलब होता है कि जो कि लापरवाह हो, केयरलेस हो। जैसे हम अगर अपनी फीलिंग्स कंट्रोल ना करें, लेजीनेस को साइड ना करके मेहनत करने पे फोकस करें, या फिर हम बुरी आदतों को ना छोड़े, तब तक ये इमोशंस जो है हमारे ऊपर रूल करेंगे। इससे हम उस लापरवाह, उस डिस्ट्रक्शन के पाथ पे चलते चले जाएंगे, जिससे ह्यूमैनिटी का, सोसाइटी का और रिलेशनशिप, सब चीज़ का डिस्ट्रक्शन होने वाला है। अब एज यूजुअल मैं इस पोएम को ऐसे रीड करके बता देता हूँ, ताकि आपको भी ये लगे कि कुछ पॉइंट्स रह तो नहीं गया, एंड जो भी है, ठीक है। मैं ये हर एक अपने चैप्टर्स में करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पोएम में क्या बोल रहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब इन लोगों से मिलते हैं तो वो क्या जानते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि जो ये वर्ल्ड है वो फायर से ख़त्म होगा, कुछ लोगों को लगता है कि आइस से ख़त्म होगा। ऐसा सोसाइटी में होता ही है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स के अलग अलग डिसीजंस, अलग अलग थिंकिंग होता है। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी अपना फीलिंग्स बता रहे हैं कि जैसा कि मैंने इस फायरी डिज़ायर्स को समझा है, देखा है, महसूस किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ जाना चाहूँगा जो कि फायर को बताते हैं कि फायर से हमारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब पेरिश मतलब डाई, अगर मेरे पास दोबारा मरने का मौका हुआ तो मैं चूज़ करूँगा आइस को, क्योंकि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। मतलब वो पहले चूज करते हैं डिजायर्स, फायर्स को, एंड दूसरी बार में अगर वो बोलते हैं कि अगर मुझे दोबारा मरने का मौका मिले तो मैं आइस को चूज करूंगा, क्योंकि आइस भी उतना ही डिस्ट्रक्टिव है जितना कि एक फायर है। एंड वुड बी सफाइस, सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, ये भी उतना ही काफ़ी है डिस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पे उन्होंने फायर को डिजायर्स, ह्यूमन डिजायर से कंपेयर किया है, और आइस को हेट्रेड से। जो भी हमारा डिजायर्स होता है वो काफ़ी इम्पल्सिव होता है, हमें इम्पल्सिव बना देता है, आई थिंक। हाँ, और जो आइस है, मतलब जो हेट्रेड है, वो हमें इनह्यूमन बना देता है, जो कि रिजिड एंड कह सकते हैं हम लोग कि फ्रोजन हार्ट्स, हमारे हर्ट्स को बहुत फ्रोजन कर देता है। हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो रिजिडनेस में लेते हैं, ये सोचे बिना कि सामने वाला कितना हर्ट होगा, मतलब किसी के हैप्पीनेस, सॉरोज, इन सब की परवाह ना किए हुए हम अपनी खुशी को देखते हैं। इससे हमारा ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, और उतना ही नहीं, हमें एक अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स आ जाता है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फर्स्ट, और यही अनकंट्रोलेबल फीलिंग की वजह से हम डिस्ट्रक्शन की ओर चले जाते हैं। ओके, तो इतना ही था। तो पोएम में तो इतना ही था, लेकिन अगर मैं अपनी बात कहना चाहूँ कुछ, तो मेरे एक हाथ में आइस है और दूसरे हाथ में फायर। ये दोनों मेरे लिए कंट्रोलेबल नहीं है,
दोनों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता और ये दोनों ही मुझे हार्म कर रहे हैं। ऐसे मौके पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक साथ लाऊँगा, तब क्या होगा, अब मैं बैलेंस रूट चूज़ कर रहा हूँ। अब ना ही तो मुझे आइस परेशान कर रहा है, ना ही तो फायर। जब मैं बैलेंस रूट चूज़ कर रहा हूँ, मैं डिज़ायर्स तो रख रहा हूँ लेकिन साथ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी रख रहा हूँ। मैं हेट्रेड तो रख रहा हूँ लेकिन लोगों से नहीं, बुरी आदतों से, बुरे लोगों से, बुरे संगत से। जब मैं ऐसे आइडियाज़ को अपने अंदर रखूँगा, तो ऑब्वियस सा बात है मैं खुद को सुधार रहा हूँ, मैं सोसाइटी को सुधार रहा हूँ। एंड यही एक मुझे ऐसा लगता है इस पूरे पोएम के थ्रू रॉबर्ट फर्स्ट जी बताते हैं कि जब भी हम एक बैलेंस रूट चूज करते हैं, तभी हमारा और सोसाइटी का भला हो पाता है। अब आ जाते हैं इस पोएम के कंक्लूजन के ऊपर, ठीक है। रॉबर्ट फर्स्ट फायर एंड आइस मे बी अ शॉर्ट पोएम बट इट कैरीज अ पावरफुल मैसेज अबाउट ह्यूमंस। ये एक छोटा पोएम हो सकता है लेकिन एक बहुत ही डीप मैसेज कन्वे करता है हमारे रीडर्स को थ्रू सिंपल इमेजरी। फर्स्ट शोज हाउ बोथ डिजायर एंड हेट्रेड कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। एक छोटे से इमेजरी जो आइस एंड फायर को लेकर इन्होंने सिंबलाइज किया कि कैसे वो बताते हैं कि डिजायर्स और हेट्रेड दोनों ही हमारे ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी है। द पोएम रिमाइंड्स रीडर्स दैट बैलेंस एंड इमोशनल कंट्रोल आर नेसेसरी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। जैसा कि मैंने बताया, बैलेंस और एक इमोशनल कंट्रोल, हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल, ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए, जो कि एक पीसफुल वर्ल्ड बनाता है। ठीक है, इस पोएम में इतना ही था। एंड हम लोग ये सारे एस्पेक्ट्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 2027 में, वो इतना इजी नहीं होने वाले। इंटेक्स्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के दे दिए और उससे पूछ लिए, इसलिए हम लोग सारे एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, ना कि सिर्फ समझा रहे हैं बल्कि सोचना भी सिखा रहे हैं इनके डीप मैसेजेस को, इनके सिम्बोलिज्म को। सो आई थिंक इतना इनफ होगा। और इतना ही नहीं बल्कि मैंने आगे एक लिटरेरी डिवाइसेस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक 3 या 4, जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो ऐड कर दिए हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताना। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब इस पोएम के कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला है हमारा राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम में क्या है, स्टेंजा 1 जो है हमारा ए बी ए टाइप का है, वाले स्टेंजा 2 ए बी ए टाइप का है। अब हम लोगों ने पोएम में पढ़ा था, लिखा था सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। पहला लाइन ए, दूसरा लाइन बी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फायर से बना डिजायर, तो ये भी उसी टाइप का हो गया, यानी ए बी ए। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ये भी ए, डिजायर से फिर फायर पे आ गया, तो ए बी ए टाइप का है पहला लाइन, पहला स्टेंजा। उसी तरीके से स्टेंजा 2 भी हमारा ए बी ए टाइप का है। एक पहचानने का तरीका होता है, जब आप लोग ऐसे पोएम पढ़ोगे तो अपने आप क्लिक कर जाएगा ये। दूसरा है हमारा सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई सम आइडियाज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग्स। आई थिंक ये पूरा पोएम ही सिंबोलिज्म को डेडिकेट किया गया है। हर एक चीज़ को समझाने के लिए कुछ ना कुछ सिंबल्स का यूज़ किया गया है। जैसे फायर जो हमारा डिज़ायर्स, ह्यूमन डिज़ायर्स को बता रहा होता है, जो हमारा आइस है वो इनडिफरेंस, ग्रीड नहीं, इनडिफरेंस, कोल्डनेस, फ्रोजन हार्ट्स को बता रहा होता है। ऐसी इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फायर जो है क्या सिंबलाइज करता है, डिजायर्स विथ ह्यूमन इमोशंस लाइक लस्ट, फरी, क्रुएलिटी, ग्रीड, इटीसी। आइस क्या बता रहा होता है, हेट्रेड विथ कोल्ड फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन सच एज रिजिडिटी, जेलेसी, इंडिफरेंस, इंटॉलरेंस। जब कोई भी डिसीजन के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, इमोशनलेस हो जाते हैं, तब वो हमारा आइस को बता रहा होता है। यहाँ पे अब थर्ड है इमेजरी। इमेजरी इज द विजुअलाइजेशन ऑफ पोएटिक डिस्क्रिप्शन थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स। ये हमारा पोएटिक डिस्क्रिप्शंस को बताता है, जिससे हम एक सेंसरी ऑर्गन से रिलेट कर पाते हैं इस चीज़ को। हेयर द रीडर वुड विजुअलाइज द डिस्क्रिप्शन थ्रू फायर और आइस। द imagery formed would depend on how we perceive and imagine in the context being portrayed in the पोएम। हम लोग जो फायर एंड आइस को एक जियोग्राफिकल मीनिंग से भी समझ सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोगों ने इसका पोएटिक वे देखा, एक पोएटिक कॉन्ट्रास्ट देखा। इट मेक्स अ पोएम पिक्चर्स क्यू एज इमेज आर फॉर्म्ड इन द माइंड्स ऑफ रीडर। ये एक क्या करता है, पोएम को अट्रैक्टिव बना देता है, रीडर के लिए एक इंटरेस्ट डेवलप करता है इमेजरी।
And the fourth is personification. Personification is to assign human qualities to non-living things. In the poem, fire and ice are capable to destroy the earth. जैसे कोई भी हम ह्यूमन क्वालिटीज को अगर कोई किसी नॉन लिविंग थिंग को देते हैं, जैसे अगर हम बोल दें कि ये पेन बोलता तो कितना अच्छा बोलता, तो हम लोग बोलते कौन है, ह्यूमंस, लेकिन ये क्वालिटीज अगर हम किसी पेन को दे रहे हैं तो इस मीन्स हम इसे पर्सनिफाई करके बता रहे हैं, और ये होता है पर्सोनिफिकेशन। और सेकंड है एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? एनाफोरा इज द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस। जैसे हमारा सम से वो बार बार रिपीट हो रहा था, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, जो सम से रिपीट हो रहा था ये एनाफोरा बताता है। उसके बाद है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड use at beginning of the nearly placed words। जैसे था the sound of s in some say, f in favor, fire, w in world will। जैसे some भी s से स्टार्ट हो रहा है, से भी s से स्टार्ट हो रहा है, फेवर भी f से स्टार्ट हो रहा है, फायर भी f से स्टार्ट हो रहा है, जो वर्ल्ड विल में w है, दोनों w से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये है हमारा एलिट्रेशन, जब सेम साउंड जो है नियरली प्लेस्ड वर्ड्स में रिपीट हो रहे होते हैं। उसके बाद है हमारा एजोनेंस। एजोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ सेम वॉवेल साउंड्स इन डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन। जैसे था आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इन दिस लाइन द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इज यूज्ड। आई होल्ड, यहाँ पे है ना ओ, आई होल्ड दोज, यहाँ पे भी ओ का साउंड रिपीट हो रहा है, हु फेवर, यहाँ पे भी ओ का साउंड यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वॉवेल साउंड जब रिपीट होता है तब हम उसे एजोनेंस के कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद है इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट कहते हैं इट इज अ लाइन और क्लोज दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट अ लाइन ब्रेक, रैदर इट मूव्स ओवर टू नेक्स्ट लाइन। दिस डिवाइस हैज बीन यूज्ड प्रोमिनेंटली इन पोएम। मतलब जब हमारे पोइट्स किसी कॉमा किसी फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते हुए एक डायरेक्ट फ्लो में पोएम्स को बोलते हैं, तब वो हमारा इंजैम्बमेंट कहलाता है। जैसे फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पे भी कहीं पे भी एक रुकावट नहीं है, इसी को कहते हैं इंजैम्बमेंट। उसके बाद है मेटाफर। मेटाफर क्या है? इट इज अ लिटरेरी डिवाइसेस दैट इज यूज टू मेक अ कन्वर्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। जब हम लोग किसी चीज़ दो चीज़ को कंपेयर करते हैं बिना ये लाइक और एज का यूज़ किए, तब वो मेटाफर की कैटेगरी में होता है। हम लोग फायर एंड आइस को कंपेयर कर रहे होते हैं ह्यूमन इमोशन से, डिजायर से, हेट्रेड से, तब वो हमारा मेटाफर के कैटेगरी में आया था। उसके बाद था एंटीथेसिस। फायर इज द एंटीथेसिस ऑफ आइस। जब हम एक दो कॉन्ट्रास्टिंग बॉडीज को लेते हैं, उसके आइडियाज एकदम बिल्कुल ही अपोजिट है और उसे कंपेयर करते हैं, तब वो हमारा एंटीथेसिस कहलाता है। जैसे फायर बिल्कुल ही अपोजिट है आइस की। टू contrasting and directly opposite destructive forces have been the hallmark of this poem, फायर एंड आइस। यहाँ पे हमारा लिटरेरी डिवाइसेस खत्म होता है। अब हम लोग हैंड पिक क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, देर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड someday? Have you ever thought what would happen if sun got so heat that it burst or grew colder and colder? मतलब क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है भी है कि कहीं वर्ल्ड किसी दिन ख़त्म हो जाएगा? क्या होगा अगर जो सूरज का हीटनेस है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि पूरा अर्थ में आग लग जाए, या फिर इतना ज़्यादा ठंडक बढ़ जाए कि हर एक चीज़ कोल्ड में बदल जाए? तो हम लोग इस क्वेश्चंस को टैकल करने का एक ही वे होता है, हम लोग पॉजिटिव आंसर की तरफ जाएंगे। ठीक है, यस द वर्ल्ड माइट एंड वन डे। अब ये पॉजिटिव आंसर कैसे हुआ? मतलब पॉजिटिव आंसर इन द सेंस ज़्यादातर हम लोग यस के फॉर्म में बताएंगे, जो कि प्रैक्टिकल वे है। अब जैसे जैसे नेचर डिस्ट्रक्शंस हो रहा है, ह्यूमन इमोशंस अनकंट्रोलेबल है, वैसे तो यही बताता है कि हाँ, जो वर्ल्ड है वो किसी न किसी दिन तो ख़त्म होगा ही। yes the world might end one day, cause no one knows how or when it will happen। मतलब कोई नहीं जानता कब और कैसे होगा। science suggests that natural causes like sun's expansions और climate change could destroy the earth। जो साइंटिफिक रीजंस जो है, जैसे क्लाइमेट चेंज, जो सन्स का एक्सपेंशन, वो सब एक कारण हो सकता है अर्थ का डिस्ट्रक्शन के लिए। इफ द सन बिकम टू हॉट इट कुड बर्न द प्लानट एंड ऑल लिविंग बीइंग, सिमिलर टू फायर मेंशन्ड इन द पोएम। जब जो पृथ्वी है बहुत सॉरी जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो काफ़ी अपने आसपास प्लैनेट्स को, सभी प्लैनेट्स को जला के राख कर देगा, इवन कोई भी लिविंग क्रिएचर्स नहीं बच पाएगा, सिमिलर टू फायर। On the other hand, if the sun lost its heat and grew colder, everything on the earth could freeze, just like the ice Frost described. Robert Frost uses these probabilities symbolically to represent how strong human emotions like desire and hatred can also lead to the world destruction in figurative senses.
जो फर्स्ट है वो फायर और आइस को ह्यूमन डिजायर्स और ग्रीड और कोल्डनेस ऑफ द हार्ट ये सब से कंपेयर करके बताते हैं कि ये सब भी इनफ है हमारे अर्थ के डिस्ट्रक्शन का कारण बनने के लिए। इतना ही था। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर फर्स्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज: ग्रीड, एडराइज, क्वेरलिटी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फरी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, insensitivity, coldness, indifference, hatred. For Frost, fire represents strong emotions such as desire, lust, greed, and passion, feelings that burns intensely and can destroy human relationships and morality. These emotions spread quickly just like fire and can lead to conflict and chaos. मतलब वो feelings, human emotions जो हमें impulsive बना देता है, chaos बना देता है, जो हमारे आइडियाज़ को कन्फ्लिक्ट करता है, वो सब फीलिंग्स हमारे फायर के अंदर आएँगे, जो जिसके कारण हमारा ह्यूमन रिलेशन, सोसाइटी ये सभी अफ़ेक्ट होता है, वो हमारा फायर के कैटेगरी में आएँगे। इन कॉन्ट्रास्ट, आई स्टैंड फॉर हेट्रेड, insensitivity, rigidity, and coldness of heart. These emotions may not seem as violent as fire, but they slowly freeze love, kindness, empathy, leading of destructions over time. So these symbols first shows that both extreme uncontrolled passion and deep hatred can cause equal harm to earth. देखो, फायर जो है वो उसमें इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, लेकिन वैसा हमें आइस में नहीं देखने के लिए मिलता है। आइस में क्या होता है, हार्ट कोल्ड हार्टेड लोग हो जाते हैं, बहुत इनसेंसिटिव, इनडिफरेंस हो जाते हैं, इमोशनलेस बिल्कुल। लेकिन ये उतना ही सफिशियंट है जितना फायर है इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं, ये नहीं भूलना है, ठीक है। जो भी ह्यूमन इमोशंस दिखे जिसमें इंटेंसिटी बहुत हाई हो, जैसे ग्रीड, हम लोग कभी भी ग्रीडी होते हैं तो उसका इंटेंसिटी बहुत हाई होता है। उसके बाद लस्ट, लस्ट का भी इंटेंसिटी बहुत हाई होता है। ऐसे फीलिंग्स को हम फायर के कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन बहुत ही कोल्ड एंड इनडिफरेंस एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो सब आइस के कैटेगरी में आएंगे। What is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? Rhyme scheme तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पूरे अच्छे से, ठीक है। Who is the poet of fire and ice? ये भी हम लोगों ने बता दिया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अच्छा, ये पूछा कि फायर एंड आइस के पोएट कौन है, तो ऑफ कोर्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ही इज नोन फॉर यूजिंग सिंपल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस डीप आइडियाज। यस, जब भी आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़े, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम्स पढ़ोगे, बहुत ही डीप आइडियाज ये होल्ड करते हैं बहुत ही छोटे से पोएम्स के अंदर, और ह्यूमन इमोशंस एंड नेचर। व्हाट डज फायर सिंबलाइजेज? ये हम लोगों ने देख लिया कि अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, ह्यूमन इमोशन दैट कॉज डिस्ट्रक्शन इफ नॉट बैलेंस्ड। बैलेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। What does ice represent? Ice, coldness of the heart, indifference. It stands for emotional distance, cruelty that can ruin relationship and peace. Relationships and peace, ice और fire दोनों ही खराब कर सकते हैं, ठीक है। What is the main message of fire and ice? Balance, I think. Emotional control. The poem teaches that both desire and hatred are equally dangerous. Human emotions, when left unchecked, can destroy the world just like natural disaster. हाँ, ह्यूमन इमोशन जो अनकंट्रोलेबल ह्यूमन इमोशंस है उसको डिजास्टर से कंपेयर किया गया है कि दोनों ही सिमिलर रोल निभाते हैं इस अर्थ को डिस्ट्रक्शन के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमारे हैंड पिक क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच।